हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बीके सर। तो मैं बीके सर, आज हम दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ बीजाणु जनन जो कि कक्षा 12वीं का अध्याय पहले का ही टॉपिक है, और यह टॉपिक सबसे अधिक यूपी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में सबसे अधिक आता है। और इससे अलावा यह अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी और रीट, सुपर टेट, यूपी टेट आदि एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ बीजाणु जनन की परिभाषा। दीर्घ बीजाणु जनन कहते किसे हैं? तो ये दीर्घ बीजाणु जनन की परिभाषा देखते हैं। दीर्घ बीजाणु जनन, बीजाणु जनन इसे हम अंग्रेजी में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन को दीर्घ बीजाणु जनन कहती हैं। दीर्घ बीजाणु जनन कहती हैं। बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन को दीर्घ बीजाणु जनन कहती हैं। और इसके अलावा बीजांड में स्थित दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दीर्घ बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया दीर्घ बीजाणु जनन कहलाती है। तो इसमें हमने दो परिभाषा बताई हैं। ये सबसे पहली परिभाषा, बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। इसी प्रकार बीजांड में स्थित दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दीर्घ बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया दीर्घ बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये दो परिभाषाएं हैं। तो इस प्रकार दीर्घ बीजाणुओं जो बीजांड में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है और उसमें मियोसिस विभाजन होता है, जिससे दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो इसे हम दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसके बाद हम दीर्घ बीजाणुओं का जो परिवर्धन होता है, विकास होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो यह दीर्घ बीजाणु परिवर्धन है, जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर कहते हैं।
तो इस प्रकार दीर्घ बीजाणु का जो प्रवर्धन होता है वो किस प्रकार होता है, तो इसे हम देखते हैं कि जो दीर्घ बीजाणु जनन के समय दीर्घ बीजाणु जनन के समय एक अधस्तरी कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी व भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहती हैं। तो यह जो दीर्घ बीजाणु है, दीर्घ बीजाणु के जनन के समय एक अधिस्तरी कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी व भिन्न हो जाती है, इसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहती हैं। तो दीर्घ बीजाणु के जनन के समय ये वाली कोशिका है, ये कोशिका अधिस्तरी कोशिका होती है, जिसे हाइपोडर्मल कोशिका कहती हैं, और ये आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से जो बीजांडकाय में पाई जाती है, बीजांडकाय में। और ये अधिस्तरी कोशिका जिसे हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, और ये अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी व भिन्न होती है, तो इसे हम प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं, जिसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहती हैं। जो ये प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका है, जो बीजांडकाय में पाई जाती है। अतः बीजांडकाय की एक अधिस्तरी कोशिका जो आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी व भिन्न हो जाती है, तो हम उसे प्राइमरी आर्ची स्पोरियल कहते हैं, यानी प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहती हैं, तो जो बीजांड में पाई जाती है। अब देखो प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका जिसे आर्ची स्पोरियल सेल कहती हैं, कोशिका एक प्रति विभाजन द्वारा विभाजित होकर बाहरी भित्ति कोशिका तथा अंदर की ओर बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो हमारी ये आर्ची स्पोरियल सेल है, यहाँ पर ये बना है, और जो जिसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहती हैं,
इसमें एक प्रति विभाजन होता है, ये विभाजित होकर प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका, तथा अंदर की ओर ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बना लेती है, का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार भित्ति कोशिका में एक या दो विभाजन होते हैं या बिना विभाजन के रहती है, बिना विभाजन के रहती है। तो जो देखो प्राथमिक प्रपर्श कोशिका है ये वाली यहाँ से, तो यह कोशिका एक प्रति विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। तो इसमें बाहर की ओर तो प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है जिसे बाहरी भित्ति कोशिका कहती है, और अंदर की ओर जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनती है जिसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहती हैं। यह कोशिकाएं बनती हैं। तो जो भित्ति कोशिका जो बाहर की ओर होती है उसमें जो एक या दो बार विभाजन होती है या बिना विभाजन की रहती है, जबकि जो दूसरी कोशिका है वो है हमारी अंदर की ओर स्थित होती है, उसे कहते हैं हम प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इस प्रकार प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के रहती है और दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है, तो इसमें जो बीजाणु जनन कोशिका है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, वो बिना विभाजन की रहती है, उन्हें विभाजन नहीं होता है और यह दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। तो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में जिसे मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार इसमें मेगास्पोर मदर सेल है जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका बनी है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस विभाजन भी कहते हैं यह होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या तो मियोसिस विभाजन के द्वारा, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। मियोसिस विभाजन के द्वारा दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका चार अगुणित दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है। इनमें
4 अवृत बीजाणु अवृत दीर्घ बीजाणु लंबवत चतुष्क, इसे लाइनियर टेट्राड के रूप में विन्यसित रहती हैं। तो इस प्रकार जो मियोसिस विभाजन होता है दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में, उससे 4 अवृत दीर्घ बीजाणु बनती हैं। तो यह चारों जो अवृत दीर्घ बीजाणु होती हैं वो लंबवत एक सीधी रेखा में या लंबवत चतुष्क या 4 रूप में होती है, जिसे लाइनियर टेट्राड भी कहती हैं। यह लंबवत चतुष्क के रूप में विन्यसित रहती हैं। तो कुछ पौधों में दीर्घ बीजाणु या मेगास्पोर टी आकार या उल्टी टी के आकार में भी विन्यसित रहती हैं। इनमें 3 दीर्घ बीजाणु ऊपर की ओर स्थित होते हैं और वे अक्रियाशील होते हैं तथा जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं या डीजेनरेट हो जाती हैं। नष्ट को डीजेनरेट कहती हैं। जबकि एक दीर्घ बीजाणु मेगास्पोर नीचे की ओर स्थित होता है और वह क्रियाशील होता है, जिसे मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहती हैं। मादा युग्मकोद्भिद को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार हमारे दीर्घ बीजाणु जनन में बीजांड में से दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें 3 दीर्घ बीजाणु होती हैं वे डीजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और नीचे की ओर स्थित जो दीर्घ बीजाणु होता है वो क्रियाशील होता है, फंक्शनल होता है। तो वह वो है मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है।
तो इस प्रकार हमने शुरुआत में देखा बीजांड का है कि एक कोशिका है जिसे हम अधिस्त्री कोशिका कहते हैं। वो आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है, भिन्न होती है, तो उसे ही हम आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, जिसे प्राथमिक प्रपर्शु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक प्रपर्शु कोशिका एक परती विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिसे प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, जो बाहर की ओर स्थित होती है, जबकि जो अंदर की ओर स्थित होती है उसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहती हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहती हैं। तो इसे यह इसमें प्राइमरी जो भित्ति कोशिका होती है उसमें एक या दो बार विभाजित होती है या बिना विभाजन की रहती है, जबकि जो बीजाणु प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है ये वाली नीचे की, इसमें विभाजन नहीं होता है, और तो यह दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। तो ये वाली दिखाया है, इसमें विभाजित हुआ एक या दो कोशिकाओं में जो प्राइमरी यानी भित्ति कोशिका विभाजित होती है, और जो नीचे की है मेगास्पोर मदर सेल जो कि बीजाणु जनन कोशिका है प्राथमिक, जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। तो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 लाइनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बनती हैं, यानी 4 दीर्घ बीजाणु जो लंबवत चतुष्क के रूप में स्थित होते हैं, इनका निर्माण होता है। और इनमें 3 दीर्घ बीजाणु होती हैं, वो अक्रियाशील होने के कारण नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो नीचे का जो दीर्घ बीजाणु होता है वो फंक्शनल या क्रियाशील होता है, और वही दीर्घ बीजाणु बड़ा होकर मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमीटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, कहलाता है। तो इस प्रकार हमने दीर्घ बीजाणु जनन के द्वारा दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार यह बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है, इसीलिए इसे जरूर देखें लास्ट तक और इसे शेयर करें, क्योंकि अब तुम जितने भी कम समय है बोर्ड परीक्षाओं का, इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि 1 मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती है, 1 मिनट या 1 दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में अतः देखो अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों की चटनी बनाइए और उसे 1 दिन में ही समाप्त कर दीजिए, और जो भी अच्छी आदतें हैं उनका सलाद बनाइए और उन्हें सालों साल तक अपने पास रखिए, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यानी बुरी आदतों को हमेशा के लिए आज ही के दिन समाप्त कर दीजिए, उन्हें चटनी बनाइए उसकी, जो तुरंत ही समाप्त कर दो उन्हें, जबकि जो अच्छी आदतें होती हैं उन्हें अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें, जिससे आप सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह चैनल यह टॉपिक है बहुत ही इंटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इंटर या बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ ये अन्य कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।